हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आप जैसा कि आप जानते हो कि हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और इसमें हमारा चैप्टर 11 चल रहा था, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। और पार्ट 1 में मैंने आपको वाष्पीकरण कैसे होता है, आर्द्रता क्या होती है, संघनन क्या होता है, ठीक है, कोहरा क्या होता है, कैसे कुहासा बनता है, ओस कैसे बनती है, तुषार कैसे बनता है, आपके बादल कैसे बनते हैं, पक्षाप मेघ, सत्री मेघ, कपासी मेघ, ठीक है, ये सब कुछ हमने इसी वीडियो के पार्ट 1 में किया था। ठीक है, अब आज की जो ये वीडियो है ये पार्ट 2 रहेगा क्लास 11th के चैप्टर का, और चैप्टर नंबर 11th ही है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे वर्षण के बारे में पढ़ेंगे। वर्षण यानी प्रिसिपिटेशन, इंग्लिश में से प्रिसिपिटेशन कहते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, इस सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्षण की बात करें तो कैसे होता है वर्षण भाई। हवा में आपके जो लटकते हुए कण होते हैं, स्वतंत्र हवा में जो संघनन की क्रिया होती है, क्या है आज, स्वतंत्र हवा में जो संघनन की क्रिया होती है उसमें संघनित होकर कणों के आकार को बड़ा करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जो आपके नमक के कण हैं, धूल के कण हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जब हवा का प्रतिरोध ग्रेविटी के विरुद्ध इनको रोकने में असफल हो जाता है, ठीक है, वे हवा में लटके रहते हैं, जब वो इतने अधिक भारी हो जाते हैं कि ग्रेविटी के विरुद्ध उन्हें रोकने में असफल हो जाता है तो पृथ्वी की सतह पर वो गिरने लगते हैं। और इसी तरह जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को ही वर्षण कहते हैं। जब जलवाष्प है उनका संघनन हो गया, वो बादल बन गए और फिर उन बादलों से जो नमी है वो बूंदों के रूप में नीचे गिरने लग गई, तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। यह द्रव और ठोस दोनों ही अवस्था में हो सकता है। द्रव यानी पानी की अवस्था में, ठोस यानी जिसे आप ओले कहते हो उसकी अवस्था में। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। और जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो जो वर्षण होगा वो तूलों के रूप में होगा, यानी जिसे आप ओले भी कह देते हो, तो उसे हम हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है और ये रवे हिमतूलों का निर्माण करते हैं। वर्षा और हिमपात के अलावा वर्षण के दूसरे प्रकार जैसे सहिम वृष्टि और कारकापात, ये दोनों भी काफ़ी फेमस हैं। यद्यपि करकापात क्या है, काफ़ी सीमित मात्रा में होता है और समय और क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है। और जो सहिम वृष्टि होती है ये आपकी जो पानी की बूंदें होती है ना, कई बार वो -0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के संपर्क में जब जाती हैं तो जम जाती हैं, और जमकर क्या बन जाती है, वो बर्फ़ बन जाती हैं। ठीक है, तो जमाव बिंदु ड्यू पॉइंट जो था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के निकट आधे जमे हुए परत पर गिरती है तो उसे सहिम वृष्टि कहते हैं। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है वो नीचे की ओर ठंडी हवा में से मिलती हैं। ठीक है, ऊपर से गर्म हवा से निकली, नीचे ठंडी हवा को और मिली, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो ठोस हो जाती है, सॉलिड हो जाती है और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में फिर बर्फ़ के रूप में गिरती हैं। देखो, गर्म हवा थी हमारी, गर्म हवा थी भाई, बादल बन गए। अब उससे जब वर्षा हुई तो नीचे वाली जो एयर होती है कई बार उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होती है और इससे वो गिरती हुई बूंद क्या हो जाती है, एकदम जम जाती हैं और नीचे जाके फिर वो किस रूप में गिरेगी, आपकी हिम के रूप में गिरती है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गिरती हैं। तो कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ़ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में भी बदल जाती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहते हैं, जिसे हम ओले कहते हैं। ठीक है, गोल गोल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठोस होते हैं। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो ठंडी परत से होकर गुजरती है। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ़ की कई सकेंद्रीय परतों वाले भी होते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका टाइप ऑफ रेनफॉल। वर्षा आपकी 3 प्रकार की होती है और ये जो तीनों प्रकार आपके टीजीटी और पीजीटी बोथ आर लेवल्स, दोनों ही लेवल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही लेवल्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमारा संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, जब हवा गर्म हो गई तो गर्म होकर होगी, हल्की होकर वो ऊपर की ओर उठने लगती है वर्टिकल, और संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती चली जाती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है, यानी क्षोभ मंडल तक जाती है, पहुंचने के बाद फैलेगी और फिर तापमान के कम हो जाने से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है।
परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है। आपके कपासी मेघ बनते हैं जिनसे भारी बिजली कड़कने के साथ बहुत भारी वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में और दिन के गर्म समय में भी प्राय होती रहती है। यह विषुवतीय क्षेत्र खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में भी होती है। तो ज़्यादातर तो जो ये आपकी संवहनीय वर्षा है ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में होती है, विषुवतीय क्षेत्र में। उसके साथ साथ जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो आपके कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के जो इनर पार्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस तरीके की वर्षा देखी जाती है। और ये वर्षा भाई आपके दोपहर के बाद ज़्यादा होती है। संवहनीय वर्षा दोपहर के बाद ज़्यादा होती है क्योंकि हवा गर्म होगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर वो बादल बनाएगी, तो इन सब में वक्त लग जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि दोपहर के बाद ये वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। तो इसीलिए इसे 4 बजे वाली वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है भाई हमारा पर्वतीय वर्षा। संवहनीय वर्षा आपने समझ लिया। अब पर्वतीय वर्षा में क्या होता है, तो जब संतृप्त वायु की सन्हति पर्वतीय ढाल पर आती है, संतृप्त यानी जिस वायु की आर्द्रता 100% हो, वायु में पूरी नमी है, भरी पड़ी है नमी से, तब वह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। पर्वतीय ढाल पर ऐसी कोई वायु आ गई जो पूरी तरह से पानी से, नमी से भरी हुई है, तो फिर वो ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। और जैसे ही वह ऊपर उठेगी गर्म होती है घर्षण से और फिर फैलती है, और फिर ऊपर जाके जब वो फैल जाती है तब उसका टेम्परेचर गिर जाता है और जो आर्द्रता है वो संघनित होने लग जाती है। और इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण क्या है कि ये पवन भिमुख ढाल पर, यानी जिस ढाल से अगर हम बात करें, ये जिस ढाल की ओर पवनों का रुख होता है, पवन भिमुख ढाल, तो वहाँ पर ये सबसे अधिक वर्षा करती हैं। और इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर भी पहुँचती हैं। ठीक है, वे नीचे की ओर उतरती हैं और उनका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की अगर क्षमता की बात करें तो वो भी बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे और वर्षा वहीन होते हैं। ठीक है, यानी मान लो भाई आपका ये कोई पर्वतीय इलाका है, तो ये इस ढाल पर तो खूब वर्षा करेगी, पवन भिमुख ढाल। ठीक है, इस पर तो पूरी वर्षा करती है। अब पवन ने सारी वर्षा इसी ढाल पर कर दी, तो दूसरे ढाल से उतरते हुए वो कोई भी वर्षा नहीं करती। तो इसे इस वाले एरिया को जहाँ पर वर्षा नहीं होती इसे कहते हैं रेन शैडो एरिया, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये होता भाई रेन शैडो एरिया। तो उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे और वर्षा वहीन होते हैं। जो दूसरे वाला ढाल वाला होता है वहाँ सूखा पड़ता है और बारिश नहीं होती, और इसी भाग में सबसे कम वर्षा होती है, इसीलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, यानी रेन शैडो एरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वतीय वर्षा स्थल कर्त वर्षा के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरी प्रकार की जो आपकी वर्षा है, चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। ठीक है, ये रहा। तो इसमें क्या होता है, ये जब आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आपको पढ़ा रही थी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, और हमने चक्रवाती वर्षा का भी अध्ययन किया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और चक्रवाती वर्षा का भी हमने अध्ययन किया था। तो उस टाइम पर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात करवाते वक्त और चक्रवाती वर्षा जब हम पढ़ रहे थे कि चक्रवातीय वर्षा कैसे होती है। सिंपल चक्रवात जब आप देखो ध्यान से, एक तरफ से गर्म हवा आती है, दूसरी तरफ से ठंडी हवा आती है, तो उनके बीच में एक दीवार सी बन जाती है और इस दीवार के सहारे गर्म हवा ऊपर उठने लगती है और फिर वो गर्म है तो ऊपर जाके फैल जाएगी। फिर जैसे ही उसका टेम्परेचर गिरेगा तो बादल बन के इस वाले एरिया में आपकी भरपूर वर्षा करती है। तो इस प्रकार की वर्षा को कहते हैं चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा, क्योंकि जो ये दीवार है इसको इंग्लिश में फ्रंट कहते हैं, इसलिए इसे फ्रंटियल वर्षा भी कहते हैं। और ये फ्रंट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वाताग्र। समझ रहे हो। तो ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संसार में वर्षा का वितरण। वर्ल्ड के अंदर तो आपने 3 वर्षा पढ़ी, 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। कौन कौन से भाई, संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, आपकी पर्वतीय वर्षा, और तीसरी आपकी आती है
चक्रवातीय वर्षा। तो तीनों वर्षा के टाइप आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है संसार में वर्षा वितरण। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में जो वर्षा होती है उसकी मात्रा भी अलग अलग होती है और अलग अलग मौसम में भी वर्षा होती है। जैसे भारत में बात करें तो मानसून के टाइम पर ज़्यादा वर्षा होती है, सभी जानते हो आप। सामान्य तौर पर जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा आपकी धीरे धीरे घटती जाती है। ठीक है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यानी कोस्टल एरियाज जो होते हैं समुद्रों के, वहाँ पर वर्षा अधिक होती है महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा। उसी तरह विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, होगी भाई, क्योंकि महासागरों के ऊपर आपका सारा पानी पानी होता है, नीचे तो वाष्पीकरण अधिक होता है, तो इसी वजह से वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। स्थलीय भागों पर वाष्पीकरण अधिक नहीं हो पाता तो वहाँ वर्षा कम होती है। पानी के स्रोत की जहाँ पर भी अधिकता होगी भाई वहाँ पर आपकी वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। भूमध्य रेखा से अगर हम बात करें 35 से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य और पूर्वी तटों पर आपकी बहुत अधिक वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ ये लगातार घटती चली जाती हैं। ठीक है, पश्चिम की तरफ घटती चली जाएगी। भूमध्य रेखा से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। 45 से 65 डिग्री आपकी कौन सी पवनें चलती हैं? पछुआ पवनें, और उन्हीं के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ज़्यादा वर्षा होती है। और पूर्व की ओर जैसे जैसे आप जाओगे इन एरिया में तो ये वर्षा घटती चली जाती है। देखो उल्टा हो रहा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा 20 से 45 डिग्री के बीच, 35 से 40 डिग्री के बीच क्या पढ़ा हमने कि भाई आपके पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है क्योंकि वहाँ पर पूर्वा पवनें चलती हैं। ठीक है, और पश्चिम की ओर जैसे आप जाओगे वर्षा घटती जाएगी। और 45 से 65 डिग्री के बीच क्या होता है, आपकी पछुआ पवनों के कारण पश्चिमी किनारों पर अधिक वर्षा होती है और पूर्व की ओर घटती चली जाती है। जहाँ भी आपके पहाड़ तटों के समानांतर हैं वहाँ वर्षा की मात्रा, यानी जहाँ भी आपके पर्वत हो गए वहाँ पवन विमुख ढाल पर तटीय मैदानों में वर्षा अधिक होती है। ठीक है, और जो पवन विमुख ढाल है यानी अपोजिट एरिया, वहाँ पर आपकी वर्षा कम होती है। तो वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को कुछ रूपों में पहचाना जाता है। जैसे आपकी आती है विषुवतीय शीतोष्ण प्रदेश में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर और मानसूनी वाली क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है। तो एक तो आती है भाई आपकी भूमध्य रेखा पेटी, यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया। दूसरा आता है शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारे। ठीक है, जो शीतोष्ण वाले एरिया है 40 से आपका नियर अबाउट 65 डिग्री के बीच, तो वहाँ पर आपके पश्चिमी तटीय किनारे वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और दूसरा जहाँ पर मानसूनी एरिया है तो मानसूनी वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में यानी कोस्टल एरियाज में जो प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों की बात करें तो वहाँ केवल आपकी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। वहीं महाद्वीपों के तटीय भागों में देखें तो वर्षा की जो मात्रा होगी वो कैसी होगी, मध्यम होती है, ना ज़्यादा ना कम। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग जो आपके 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ में है, तो वहाँ पर आपका जो सेंटर पॉइंट है, और शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी और भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक ही होती है। ठीक है, तो जो शीतोष्ण के देखो पूर्वी और भीतरी, पश्चिमी भागों में तो अधिक वर्षा होती है शीतोष्ण क्षेत्रों के, हमने अभी ऊपर पढ़ा, बट जो पूर्वी हैं और जो अंदर वाले इलाके हैं वहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर ही प्रति वर्ष वर्षा हो पाती हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों की, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्रों की बात करें तो भाई वृष्टि छाया क्षेत्रों में जो आपकी वर्षा होती है ऊंचे अक्षांशों में वहाँ केवल प्रति वर्ष वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बात कर लो आप, और रेन शेडो एरिया में वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभावता को समझाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे आपकी भूमध्य रेखीय पेटी है, विषुवतीय पेटी है, उसके अलावा आपकी ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में है, इनमें वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। भूमध्य रेखीय पेटी में संवहनीय वर्षा होती है, मैंने अभी आपको समझाया किस प्रकार से दोपहर 4 बजे के बाद वहाँ वर्षा होती है, वायु इतनी अधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसमें हम पूरा डिटेल से वर्षा को पढ़ चुके हैं, किस तरीके की वर्षा होती है, संसार में वर्षा का कैसे वितरण होता है। इसके अलावा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मेघ यानी बादल के बारे में डिटेल से समझा दिया था, कौन कौन से बादल हैं
तुषार, बादल, ओस, कोहरा, कुहासा, उसके साथ साथ हम वाष्पीकरण, संघनन, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से और इजी तरीके से दिया हुआ था चैप्टर, अच्छा था चैप्टर, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यह आपके लिए हैं। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है? जलवाष्प, नाइट्रोजन, धूलकण, ऑक्सीजन। तो मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक बात करें तो हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण भाई ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट आती है, निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो भाई संघनन, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण या वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, आपका जल लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस में बदल जाता है, ठीक है, वाष्पीकरण। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है, यानी उसमें जितनी वायु में क्षमता थी उतनी नमी आ गई, तो ऐसी हवा को हम कहते हैं संतृप्त हवा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो गाइस राइट आंसर रहेगा पक्षाभ मेघ। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। और गाइस इसके साथ अगर आप अब आगे एचटेट आने वाला है तो एचटेट की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो पहले से ही आप पेड कोर्स ले सकते हो। अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट लेवल का पेड कोर्स अवेलेबल है, तो जो स्टूडेंट लेना चाहती हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।